हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिनिचर्ड मोर्टल के न्यू एपिसोड की नोबल एक्सप्लेनेशन में। तो जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि वांग लिन ने जैसे तैसे करके मूनगेजर सरपेंट को वो आधी हड्डी निकलने में थोड़ा उलझाया, और जो थोड़ा टाइम मिला वांग लिन और सेलेस्टियल गार्ड ने उसका फायदा उठाया। वो दोनों पूरी स्पीड से स्पेस में भाग निकले, उनकी जान आखिरकार बच गई। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे मूनगेजर सरपेंट का कंफ्यूजन गायब हो गया था और सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट का नशा भी उतर गया था। और जैसे ही उसका नशा उतरा, उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसने तुरंत रियलाइज किया कि जो पहाड़ जो अभी इसने सोलो किया है वो कोई आम पहाड़ नहीं था, बल्कि वो उसकी खुद की हड्डी थी। फ्रूट्स के असर के खत्म होते ही वो दर्द जो अब तक छुपा हुआ था वो एक भयानक सुनामी की तरह वापस आया, और इसके साथ ही उस मूनगेजर सरपेंट का गुस्सा किसी वोल्केनो की तरह फूट पड़ा। एंशिएंट गॉड तुसी की याद में मूनगेजर सरपेंट के बारे में एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई थी। इसमें बताया गया कि अगर हेवन के पास सोल है तो एंशिएंट गॉड के पास मूनगेजर है। इस लाइन का आसान शब्दों में मतलब ये था कि हेवन और उसकी सोल की तरह ही मूनगेजर सरपेंट भी एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत कैसे हुई है कोई नहीं जानता था। एंशिएंट गॉड तुसी के अनुसार जब एक मूनगेजर सरपेंट अपने तीसरे यानी थर्ड फॉर्म में आकर गुस्से में होता है तो उसकी ताकत किसी एंशिएंट गॉड के फिंगर के बराबर होती है। एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड की फिंगर किसी भी कल्टीवेशन प्लेनेट को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होती है। और इस वक्त वांग लिन के पीछे जो विशाल मूनगेजर सरपेंट पड़ा था वो डेफिनेटली कोई मजाक नहीं था। वांग लिन और उसका सेलेस्टियल गार्ड उस विशाल हड्डी यानी उस बोन को उठाकर अपनी पूरी स्पीड से भाग रहे थे। वांग लिन ने उस हड्डी को हेवन डिफाइंग बीड के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, पर किसी अनजानी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा था और इस वक्त उसके पास रुकने का टाइम नहीं था। और तभी यूनजिया पर एक बेहद भयानक दहाड़ गूंज उठी जो किसी बिजली की गरज से भी हजारों गुना ज्यादा लाउड थी। ये गुस्से से भरी दहाड़ तारों के बीच, स्टार्स के बीच से होती हुई दूर दूर तक फैल रही थी। वांग लिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा भागता रहा। मूनगेजर सरपेंट अपनी हड्डी खोने से मरता तो नहीं, उसे नई हड्डी उगाने में बस वक्त लगता, पर अनगिनत सालों से उगाई हुई उस हड्डी के चोरी होने पर उसका पागलपन आसमान छू रहा था। मूनगेजर सरपेंट का विशाल जिस्म अपने गोलाकार से स्ट्रेच होने लगा था, जिससे जमीन पर बुरी तरह कांपने लगी थी। जमीन भी ट्रेम्बल करने लगी थी और प्लेनेट के हिस्से टूटने लगे थे। उसके एक अनगिनत विशाल टेंटिकल्स हवा में पागलों की तरह लहरा रहे थे और उसके अंदर से एक ऑरा निकल रही थी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ ठीक इसी तबाही के बीच अपना ग्रीड अपनी उस फर्नेस से बाहर निकल आया। ये बाहर आने का सबसे खराब वक्त था। ग्रीड ने सामने क्रैक देखी और उसकी आंखें खुशी से लाल हो गई। वो जोर से दहाड़ा और आजाद होने के लिए उस दरार की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन उसी पल वो दरार धीरे धीरे बंद हो गई। ग्रीड की आंखें खून के आंसू रो रही थी और उसके एक दर्दनाक चीख निकली उसके मुंह से। जैसे ही वांग लिन स्पेस में पहुंचा, उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर हाथ मारा और अपना स्टार कंपास निकालकर सिल्वर लाइट की स्पीड से दूर भागना शुरू कर दिया। मूनगेजर सरपेंट की ठंडी नजरें दूर जाते हुए वांग लिन पर टिक गई थी। उसके टेंटिकल्स हिले और वहां एक इतना भयंकर तूफान आया कि हवा में सोनिक बूम्स की आवाजें आने लगी। अगले ही पल मूनगेजर ने मूव किया और पलक झपकते ही उसने वांग लिन के बीच की दूरी को लगभग खत्म कर दिया। साथ ही मूनगेजर ने अपने विशाल मुंह को खोला और एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज में कुछ बोला। वांग लिन के ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसके मुंह से सैकड़ों छोटे मूनगेजर सरपेंट हवा में तीर की तरह निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। इन्हीं छोटे सरपेंट के बीच ग्रीड भी फंसा हुआ था। तारों को देखकर ग्रीड का जोश वापस आ गया था, पर उसने जल्द ही दूर भागते हुए वांग लिन और उसके स्टार कंपास को पहचान लिया। ग्रीड की आंखों में वांग लिन के लिए नफरत भर गई, पर वो उस अपने आसपास उड़ते हुए उन हजारों फीट लंबे सरपेंट्स के बीच कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वांग लिन ने एक ठंडी सांस ली और बिना किसी झिझक के अपने बैग से सेलेस्टियल वाइन निकालकर एक बड़ा सिप ले लिया, जिसमें अब सिर्फ 2 बूंदे बची थी। एक पल के अंदर उसके बॉडी में एंडलेस सेलेस्टियल एनर्जी का एक धमाका हुआ। आखिर ये उस असली सेलेस्टियल की एनर्जी थी। बेहोश कर देने वाले उस दर्द को सहते हुए वांग लिन ने अपना राइट हैंड उठाया और उन छोटे सरपेंट्स की तरफ इशारा किया और चिल्लाया स्टॉप, यानी वो स्टेप स्पेल यूज कर रहा था। सेलेस्टियल वाइन के सर से उसकी उंगली से निकली पावर ने आसमान और जमीन को जमा कर रख दिया। वो सारे छोटे सरपेंट्स वहीं हवा में रुक गए, पर ये स्टॉप स्पेल उस विशाल प्लेनेट साइज मूनगेजर पर काम नहीं कर रही थी। उस बड़े सरपेंट ने आगे बढ़कर ऐसी टक्कर मारी कि उसके छोटे सरपेंट्स वापस आजाद हो गए। ग्रीड की किस्मत ने एक बार फिर से धोखा दिया। वो स्टॉप स्पेल से थोड़ा लेट रिकवर हुआ और वापस उस मूनगेजर सरपेंट के मुंह में गिरने लगा। पागलपन और मौत के डर से ग्रीड ने अपनी जीभ की नोक काटी और एक भारी मंत्र में खून अपनी फर्नेस पर थूक दिया। मतलब एक भारी मात्रा में खून फर्नेस पर थूक दिया, एंशिएंट गॉड फर्नेस पर। उस भट्टी से उस फर्नेस से एक एंशिएंट ऑरा निकली और ग्रीड ने वांग लिन के साथ अपनी पोजीशन
स्विच करने की कोशिश की, पर वांग लिन पहले ही अलर्ट था। उसने पीछे मुड़े बिना इस वापस स्टॉप स्पेल का यूज किया और ग्रीड का जिस्म जमा दिया। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। मूनगेजर ने आगे बढ़कर उस फर्नेस को पकड़ लिया। मौत को सामने देख ग्रीड ने अपनी आखिरी लाइफ फोर्स को सेक्रीफाइस करने का फैसला किया। उस फर्नेस ने उसकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब किया और वो उतनी विशाल हो गई कि मूनगेजर का मुंह फाड़ कर खुला रख दिया। मूनगेजर ने गुस्से में उस बिग फर्नेस को बाहर थूक दिया और सीधा ग्रीड पर अटैक करने के लिए अपने टेंटिकल्स आगे बढ़ा दिए। ग्रीड ने डेस्परेशन में अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाया और एक स्क्रीन हवा में खड़ा कर दिया। ये था माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग, जिसके निकलते ही चारों तारों के बीच पहाड़ों और नदियों का एक इल्यूजन पैदा हो गया। लेकिन तभी मूनगेजर सरपेंट की ठंडी आंखों में एक अजीब सा र्यून चमका। वांग लिन ने इस र्यून को पहचान लिया। ये एंशिएंट गॉड की लैंग्वेज थी। र्यून के चमकते ही मूनगेजर के ठीक सामने एक 1000 फीट लंबी फिंगर प्रकट हुई। ये सिर्फ एक इल्यूजनरी थी, पर वांग लिन की आंख के सामने ये इतनी रियल थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। ये था मूनगेजर ब्रेथ, द फिंगर ऑफ एंशिएंट गॉड। वो विशाल उंगली सीधा ग्रीड की तरफ आई। ग्रीड को ऐसी मौत का एहसास कभी नहीं हुआ था, मतलब इतना डर गया था भाई साहब। ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग स्पेल था। वो उंगली उस माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग से टकराई और उसे कचरे की तरह तोड़ दिया। ग्रीड खून की उल्टियां करता रहा, बुरी तरह घायल हो गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वांग लिन ने टेलीपोर्ट किया और उस टूटे हुए स्क्रीन को चुरा कर अपने बैग में डाल दिया। पर अब उस एंशिएंट गॉड की फिंगर ने अपना टारगेट बदल दिया और वांग लिन को पीछा करने लगे। वांग लिन के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं ग्रीड ने अपनी जान बचाने के लिए अपने बैग से एक शाइनिंग क्राउन यानी मुकुट जैसा निकाला। ग्रीड ने चिल्लाते हुए कहा कि इस क्राउन को एक्टिवेट करने के लिए उसने 9999 मोर्टल एम्परर्स की आत्माओं को इसमें फ्यूज किया है। वो उंगली उन क्राउन से टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। क्राउन तो बच गया, पर ग्रीड स्पेस में एक मीटियोर की तरह दूर फेंक दिया गया। पता नहीं जिंदा या मुर्दा था। अब वो उंगली तेजी से वांग लिन के ठीक पीछे आ चुकी थी। वांग लिन की आंखों में पैनिक नहीं था, पर हालात खराब जरूर थी। उसने अपने सेलेस्टियल गार्ड की 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी निकालकर लाइफ सील्स बनाए, पर वो सारे सील्स एंशिएंट गॉड की उंगली के आगे पेपर की तरह फट गए। उसने अपना दूसरा सेलेस्टियल गार्ड शील्ड की तरह आगे बढ़ा दिया, पर उंगली ने उस गार्ड को भी चूर चूर कर दिया। आखिर में वांग लिन ने लिंग त्यान हाउ की स्वॉर्ड एनर्जी का यूज किया और अटैक ने उंगली को थोड़ा स्लो जरूर कर दिया था, पर वो उंगली सीधा वांग लिन के सीने चेस्ट पर जाकर लग गई। इस भयंकर दर्द से वांग लिन की बॉडी फैल गई, यानी कि एक टाइप से वांग लिन की बॉडी ट्रेम्बल करने लगी और अगले पल उसका पूरा फिजिकल बॉडी डस्ट में बदल गया। उंगली अभी भी नहीं रुकी और उसने वांग लिन के ओरिजिन सोल पर प्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस तबाही में एक चमत्कार छिपा था। वांग लिन ने जब एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया था तो उसकी ओरिजिन सोल को बॉडी छोड़ने से रोकने वाला एक बैरियर बन गया था। इस अटैक ने उसी की बॉडी के साथ साथ उस बैरियर को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया था। वांग लिन की आजाद हुई ओरिजिन सोल एक विशाल एंशिएंट थंडर ड्रैगन में बदल गई और उसने एंशिएंट गॉड की उंगली पर दहाड़ मारी। अपनी नई तेज स्पीड का फायदा उठाकर उस ओरिजिन सोल ने हवा में गिरते हुए अपने बैग ऑफ होल्डिंग और हड्डी और सेलेस्टियल गार्ड और ग्रीड के उस क्राउन को उठाया और स्टार कंपास पर बैठकर पागलों की तरह भागने निकला। मूनगेजर सरपेंट ने उसके पीछे आने की कोशिश की और हर मूवमेंट के साथ वो बहुत दूरी तय कर रहा था, पर वांग लिन अब बॉडी के बिना था, इसलिए उसकी फ्लाइंग स्पीड पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। वांग लिन भागता हुआ ऑल हेवन स्टार सिस्टम के नॉर्थन डोमेन से निकलकर साउथर्न डोमेन के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। थकान से उसकी ओरिजिन सोल वीक हो रही थी, पर उसने नोटिस किया कि मूनगेजर बॉर्डर पर आकर रुक गया है। मूनगेजर को याद आया कि किसी ने उसे इस तरफ आने से मना किया था, एक ऐसी वार्निंग जो उसके दिमाग में डर पैदा कर रही थी। मूनगेजर वापस लौट आया और प्लेनेट के साइज के गोले में बदलकर नॉर्थन डोमेन में ही सो गया। वहीं ग्रीड किसी तरह एक प्रिमिटिव प्लेनेट पर जा गिरा था। उसके जिस्म की हड्डियां टूट चुकी थी, पर वो जिंदा था क्योंकि एंशिएंट गॉड की उस उंगली के अटैक ने उसकी बॉडी पर लगे सारे सील्स तोड़ दिए थे। अब ग्रीड पूरी तरह आजाद हो चुका था। इधर वांग लिन की ओरिजिन सोल अब साउथर्न डोमेन में थी। उसने नोटिस किया कि उसकी ओरिजिन सोल को एक ऐसा खास डायरेक्शन से बहुत कंफर्ट फील हो रहा है जो उसके इंजरीज को ठीक कर रही थी। वो एक विशाल एस्ट्रॉयड फील्ड के अंदर डीप गया जहां उसे एक छोटा सा एबेंडेंट प्लेनेट दिखा। इस प्लेनेट पर आसमान से लगातार इनेट थंडर यानी कि इनेट हेवनली थंडर होते प्राकृतिक बिजली बरस रही थी। सेलेस्टियल गार्ड इस नेचुरल बिजली से डर रहा था, इसलिए वांग लिन ने उसे बाहर ही रोक दिया। पर वांग लिन की थंडर ड्रैगन ओरिजिन सोल के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, इसलिए वो अकेले अंदर चला गया। वांग लिन प्लेनेट के अंदर गया और जमीन पर उतर गया। इस प्लेनेट पर लाइफ का नामो निशान नहीं था, पर जमीन के अंदर एक भयंकर वाइटैलिटी छिपी हुई थी। यहाँ स्पिरिचुअल
एनर्जी नहीं थी, क्योंकि थंडर के आगे कोई एनर्जी टेक नहीं सकती थी। वांग लिन ने अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे और उसने आसपास गिरने वाली सारी थंडर को अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। उसकी ओरिजिन सोल के चारों तरफ थंडर का एक विशाल वॉल बन गया था, एक बिग जाइंट वॉल। बिना वक्त का ध्यान रखे वांग लिन पूरे 20 साल तक उस थंडर वॉल के अंदर अपने अंदर खुद को हील करता रहा। इन 20 साल में सेलेस्टियल गार्ड प्लेनेट के बाहर पत्थर की तरह बैठकर पहरा देते रहा। 20 साल बाद जब वांग लिन ने अपनी आंखें खोली तो उसकी थंडर की पावर चमक रही थी। उसके आसपास का बॉल एक्सप्लोड हुआ और पूरी तरह ठीक हो चुका था। वांग लिन उसने ऊपर देखा और डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया अपने फिजिकल बॉडी वापस बनाने का। बॉडी वापस बनाना आम कल्टीवेटर्स के बस की बात नहीं थी, इसमें एंशिएंट गॉड टैक्टिक की जरूरत होती है। वांग लिन ने एंशिएंट गॉड तुसी की मेमोरीज से एक सील बनाया और अपने हाथ जमीन पर रखकर बोला गैदर। बोलते ही प्लेनेट पर गिरने वाली सारी थंडर पानी की तरह बहकर वांग लिन के हाथों की तरफ आने लगी। थंडर उसके हाथों में कंडेंस होने लगी और वहां गोल्डन स्पार्क यानी बनने लगा। ये गोल्डन स्पार्क आपस में जुड़ने लगे और देखते ही देखते उन्होंने उसकी उंगलियों की हड्डियां का आकार ले लिया था। ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहा। वांग लिन ने आहिस्ता आहिस्ता प्लेनेट की बेहिसाब थंडर को एब्जॉर्ब किया, जिससे हड्डियां आगे बढ़ती गईं और एक पूरा स्केलेटन बन गया। उसका स्केलेटन हवा में उड़ा और तब प्लेनेट की बची हुई सारी थंडर और वाइटलिटी उस स्केलेटन पर पागलों की तरह गिरने लगी थी। ग्रीन और रेड लाइंस उसके स्केलेटन के ऊपर बनने लगी थी, जो उसके नए फ्लैश और ब्लड के रूप में बन रही थी। इस पूरे हीलिंग और बॉडी बनने के प्रोसेस में वांग लिन को टोटल 60 साल लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उस थंडर प्लेनेट ने उसकी आखिरी सांस ले ली हो, क्योंकि अब वहां की थंडर खत्म होने लगी थी। जमीन की सारी थंडर और वाइटलिटी आखिर में आकर एक 30 फुट लंबे ककून में कंडेंस हो गई थी और ठीक 60 साल बाद आज के दिन वो ककून आखिरकार खुल गया। ये कोई और नहीं था, ये था हमारा वांग लिन। वांग लिन ने अपनी नई बॉडी को देखकर एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, क्योंकि इस बॉडी को बनाने के लिए उसने पूरे 60 साल तक थंडर की और वाइटलिटी को एब्जॉर्ब किया था। इस बॉडी के अंदर थंडर की इतनी जबरदस्त पावर थी कि इसका सीधा कनेक्शन उसकी ओरिजिन सोल के थंडर से जुड़ गया था। अब अपनी ओरिजिन सोल को बॉडी से बाहर निकाल कर टेस्ट करने के बाद वांग लिन जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी गुजरती हुई बिजली की तरह थी जो आसपास की दुनिया में गूंज रही थी, जैसे वो आसमान को सीधा चुनौती चैलेंज दे रहा हो। अपने बैग ऑफ होल्डिंग से उसने व्हाइट रोब निकाल कर पहनी और एक पहाड़ के आसपास लोटस पोजीशन में बैठ गया। अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग बाहर निकाला और 3 प्राइमरी सोल्स को एरिया में पहरा लगाने के लिए लगा दिया। जब सब कुछ सेफ देखकर वांग लिन ने अपने दोनों आईब्रोज के बीच प्रेस किया और सबसे पावरफुल खजाना हेवन डिफाइंग बीड बाहर निकाला। उसने उस बीड को विशाल मोनगेजर के बोन पर रख दिया ताकि उस बोन के अंदर उस मेटल एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर सके। ये प्रोसेस बेहद स्लो था। जब तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है, वांग लिन ने अपना टाइम बचाने के लिए ग्रीड से चुराया गया खजाने को चेक करना शुरू कर दिया। ये सेलेस्टियल माउंटेन, ये वही विशाल पहाड़ था जिसमें से रिच सेलेस्टियल एनर्जी निकल रही थी। 100 साल तक मूनगेजर की हड्डी के पास रहने के वजह से ग्रीड का डिवाइन सेंस इम्प्रिंट इस पहाड़ से मिट चुका था। वांग लिन ने सक्सेसफुली इस माउंटेन की सोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एक ऐसी टेक्निक जो नॉर्मली सिर्फ सेकंड स्टेप कल्टीवेटर से यूज कर सकते हैं, पर जब उसने पूरे प्लेनेट की सोल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो वो बुरी तरह फेल हुआ और एक झटके की वजह से उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया था। और दूसरा आइटम था माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन। ये आइटम सेलेस्टियल रेल्म के टॉप 10 हाई ग्रेड सेलेस्टियल ट्रेजर में 5th रैंक पर आता था। हालांकि असली पेंटिंग हेवनली दाव के खून से बनी थी, पर ग्रीड के पास मौजूद ये पेंटिंग सिर्फ एक कॉपी थी। वांग लिन ने इस पर अपना डिवाइन सेंस लगाया और इसे रिफाइन करने के लिए अपनी ओरिजिन सोल में एब्जॉर्ब कर लिया। और एक तीसरा आइटम था द मिस्टीरियस क्राउन। ये वही क्राउन था जो एंशिएंट वर्ल्ड की फिंगर के अटैक के बाद भी बिल्कुल सही सलामत बच गया था। इस क्राउन पर लगे 5 ज्वेल्स 5 एलिमेंट की पावर रखते थे। वांग लिन ने जब इसे पहना तो उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा फोर्स घूमा, जैसे वो मुकुट स्यूडो 5 एलिमेंट बॉडी को ढूंढ रहा हो, बिल्कुल रेड बटरफ्लाई की तरह। जब वांग लिन ने इसके पास एक मैजिकल ब्लू रोज देखा तो उस क्राउन ने रोज को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके अंदर एक स्वॉर्ड पकड़े हुए फिगर की झलक दिखाई दी। दोस्तों देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और मूनगेजर बोन का सारा मेटल एलिमेंट खत्म हो गया। इसी के साथ लगभग 1000 साल का लंबा सफर तय करने के बाद द हेवन डिफाइंग बीड के 5 एलिमेंट आखिरकार कंप्लीट हो गए थे। वो बीड चमक कर एक क्रिस्टल जैसी बन गई थी और उसमें से एक एंशिएंट ऑरा निकलने लगी थी। वांग लिन ने अपने खून की एक बूंद उस बीड पर डाली और उसके माइंड में अचानक एक एंशिएंट सिंबल का डिजाइन आया। जैसे ही वांग लिन ने वो कॉम्प्लेक्स सिंबल हवा में ड्रॉ करके उस बीड से टच किया, वहां एक ऐसी भयंकर वॉयलेट लाइट का धमाका हुआ कि वांग
वांगलिन की आंखें चौंधिया गईं। ये वॉयलेट लाइट इतनी खतरनाक थी कि उसने उस पूरे प्लेनेट को टुकड़ों में डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उस लाइट के असर से सेलेस्टियल गार्ड और प्राइमरी सोल्स की बॉडी डीके होने लगी थी, यानी उसड़ने लगी थी, जिसके चलते वांगलिन को उन्हें तुरंत शैडो में छुपाना पड़ा है। एस्ट्रॉइड भी बस उस लाइट के संपर्क में आकर धूल बन गए थे और तब उस वॉयलेट लाइट के ठीक बीचों बीच एक जाइंट डोर प्रकट हुआ। ये दरवाजा इतना बड़ा था कि इसके सामने वांगलिन एक छोटी सी चींटी जैसा लग रहा था। उस एरिया पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि कोई आम जिंदा चीज बाहर एंटर नहीं कर सकती थी। उस दरवाजे को देखकर वांगलिन के दिल में एक फियर पैदा हो गया था, वैसा डर जैसा वो अपनी यंग मॉर्टल एज में टावरिंग कल्टीवेटर सेट को देखकर करता था। पर वांगलिन ने अपनी आदत के अनुसार घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया था। उसने खुद से कहा कि इस हेवन डिफाइंग बीड के अंदर ली मुवान और वांग पिंग की सोल है। अगर हेवंस उसके अपनों को मारना चाहेगा तो वो हेवंस को ही मार डालेगा। उसकी अनयील्डिंग विल की वजह से, हेवन डिफाइंग विल की वजह से वो डर को काबू पा लेता है। तभी उस इल्यूजनरी जाइंट डोर से बाहर एक जाइंट आर्म प्रकट होता है। ये आर्म एंशिएंट गॉड की तरह रफ नहीं बल्कि एकदम स्मूथ और इल्यूजनरी था। उस हाथ ने आहिस्ता से वांगलिन की तरफ इशारा किया, जैसे वो उसे अपने अंदर आने के लिए बुला रहा हो। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दरवाजा और इल्यूजनरी हो रहा था, यानी गायब हो रहा था। जैसे अगर वांगलिन ने देर की तो वो मौका गवा देगा। पर इस स्ट्रेंज सिचुएशन में वांगलिन पूरी तरह अलर्ट था। उसने उस जाइंट इंडेस्ट्रिक्टेबल मूनगेजर वोन उठाया और उस दरवाजे की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। और फिर जो हुआ उसने वांगलिन की सांसें अटका दी थी। उस स्मूथ जाइंट आर्म ने उस आती हुई मूनगेजर की बोन को आराम से पकड़ा और उसे हल्के से दबा दिया, स्क्वीज कर दिया। और बूम, उस एक हल्के से स्क्वीज से इतनी अनइमेजिनेबल पावर निकली कि मूनगेजर की हड्डी पलक झपकते ही डस्ट में बदल गई और आसपास के प्लैनेट्स और स्पेस टूटकर बिखर गए। वांगलिन समझ गया कि इस आर्म का एक स्क्वीज किसी मूनगेजर सरपेंट के एंशिएंट गॉड फिंगर अटैक जितना पावरफुल रहता है। कुछ देर बाद वो जाइंट आर्म और दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो गए। द हेवन डिफाइंग बीड नीचे गिर गया और एकदम आम पत्थर की तरह बन गया था, जिसमें अब एलिमेंट्स की कोई पावर नहीं बची थी। अच्छी बात ये थी कि बीड के अंदर ली मुमान और वांगपिंग और किंगी की सोल बिल्कुल ठीक और सेफ थी। ये सब खत्म होने के बाद वांगलिन वहां से आगे बढ़ा और उसने अपना थंडर बीस्ट निकाला और एस्ट्रॉइड फील्ड की गहराई में चला गया, जहां उसकी सोल अट्रैक्ट हो रही थी। वहां पहुंचकर उसने एक एंडलेस थंडर लेक देखी। ये जगह पिछले प्लेनेट से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस थी, जहां पर अब वांगलिन और उसका थंडर बीस्ट कल्टीवेशन करने बैठ गए। लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकती दोस्त। दूसरी तरफ एस्ट्रॉइड फील्ड के बाहर एक मिडिल एज्ड मैन अपने एक स्ट्रेंज हॉर्नलेस थंडर बीस्ट पर बैठकर उस जगह की तरफ बढ़ रहा था। उस आदमी ने ठहरते हुए शब्दों में कहा, द थंडर सेलेस्टियल रेल्म इज अबाउट टू ओपन। मुझे इस थंडर लेक से ज्यादा ओरिजिन एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। और इस नए खतरे के आवाज के साथ ही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। और बाकी तुम गैस करके बताओ ये जो बंदा आया है ये है कौन। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी कल, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कर दो यार, सपोर्ट करो भाई।